नमस्कार दोस्तों, उद्घोष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम 1857 के विद्रोह का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम प्रथम पार्ट में 1857 के विद्रोह के स्वरूप के बारे में अध्ययन किया और कारण में हम लोगों ने राजनीतिक कारण क्या राजनीतिक कारण थे जिसके कारण ये विद्रोह हुआ। आर्थिक कारण क्या कारण था कि भारतीयों ने किस प्रकार से भारतीयों का शोषण किया गया, जिससे भारतीय अकिंचन हो गए, गरीब हो गए और उन्होंने विद्रोह पर आमादा हो गए। इसके बाद हमने सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का अध्ययन किया। क्या कारण थे अंग्रेजों ने हमारे समाज में और धर्म में क्या क्या हस्तक्षेप किया, जिसके कारण हमारा समाज आंदोलित था और 1857 के विद्रोह के समय उस विद्रोह में सम्मिलित हो गया। अब हम उसके बाद हम सैनिक कारणों का अध्ययन करेंगे। क्या क्या सैनिक कारण थे जिसके कारण 1857 के विद्रोह में कंपनी बहादुर की इज्जत की नौकरी छोड़ करके सारे सैनिकों ने मतलब अधिकतर सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब हम सैनिक कारणों के अंतर्गत हम देखते हैं क्या क्या के कारण थे। हम देखते हैं कि उस समय अवध की सेना, अवध के 60 अंग्रेजी सेना में लगभग 60% सैनिक अवध व उत्तर पश्चिम प्रांत, हम देखते हैं कि विद्रोह से पहले अंग्रेजों की सेना में 60% सैनिक जो थे अवध व उत्तर पश्चिमी यूपी के उच्च जातियों से आते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च जातियों से आते थे। इन्हें अपनी सेवा शर्तें के कारण इनके मन में आक्रोश था। ये कितना भी बहादुर सैनिक बन जाए, अपने अंग्रेज सैनिक के ही मातहत इनको काम करना पड़ता था और उनको हर कदम पे गोरे काले का मतभेद होता था। गोरे काले से भेद किया जाता था और इनको दोयम दर्जे का सैनिक माना जाता था अंग्रेजों। इस कारण से इनके मन में आक्रोश था और ये कुछ भारतीय रूढ़वादी परंपराओं के कारण भी इनके मन में आक्रोश था। इन निम्न पहले ब्राह्मण खाना बनाते थे सेना में, अब निम्न जाति के अन्य जातियों के लोगों से भी खाना बनाया जाने लगा, जिसके कारण इनके मन में असंतोष था। अपने निम्न जाति साथियों को ये बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे, जिस कारण से भी इनके मन में असंतोष था। यह भी एक मुख्य कारण विद्रोह का था जिसमें लोग सम्मिलित हुए। चार्ल्स नेपियर ने भारतीय सैनिकों को उच्च जातीय भाड़े का सैनिक कहा। इसके अलावा अन्य कई कारण थे जिसके तहत सैनिकों के मन में आक्रोश था। 1856 में कैनिंग द्वारा सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया। इसके तहत भारतीय सेनाओं को सरकार जहां भी चाहे वहां भेज सकती है, वो जाने से इनकार नहीं कर सकती। यदि सरकार को बर्मा में जरूरत है तो सैनिकों को समुद्र पार बर्मा भेजेगी, वो इनकार नहीं कर सकते। अफगानिस्तान में जरूरत है तो अफगानिस्तान उनको जाना पड़ेगा। इस कारण से सैनिकों के मन में आक्रोश था, वो समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि समुद्र पार जाने से उनकी मान्यता थी कि हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। हिंदू धर्म की मान्यता थी कि जो भी समुद्र पार करके जाएगा उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। जब कोई सैनिक समुद्र पार करके या बर्मा से या कहीं से अफगानिस्तान से आता था तो उन्हें गांव में जात बाहर घोषित कर दिया जाता था, यहाँ तक कि अपनी बैरक में भी उन्हें जात बाहर घोषित कर, यानी कंपनी बहादुर की इज्जत की नौकरी भी उन्हें समाज में इज्जत नहीं दिला सकती। अब सैनिकों का पहला विद्रोह, सैनिक विद्रोह कब हुआ? सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह, सैनिकों का प्रथम सैनिक विद्रोह
प्रथम सैनिक विद्रोह कब हुआ? 1764 में बक्सर के युद्ध के समय। बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मुनरो। और भारतीय सेना अंग्रेज के नवाब थे मीर कासिम। इस दौरान अंग्रेजी सेना का एक बटालियन, भारतीयों का एक बटालियन जो है मीर कासिम की सेना से आकर के मिल गया और एक प्रथम विद्रोह था सैनिकों का, अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम सैनिक विद्रोह था, जिसके कारण जब मीर कासिम पराजित हुए तो जो भी उस सेना का लीडर था, नेता था, उनमें से 24 लोगों को फांसी दे दी गई। 24 सैनिकों को फांसी दे दी गई। ये प्रथम सैनिक विद्रोह था सेना में अंग्रेजों के खिलाफ। इसके बाद सैनिक विद्रोह का प्रथम उदाहरण था। अब प्रथम धार्मिक विद्रोह सेना में कब हुआ था? ये तमिलनाडु, मद्रासी, मान लीजिए मद्रास में उस समय तत्कालीन मद्रास का गवर्नर कौन था? बेंटिक। बेंटिक के समय में तो 1806 में एक गवर्नर था, न कि हम गवर्नर जनरल बेंटिक की बात कर रहे हैं, पहले गवर्नर थे मद्रास के, उस समय की हम बात कर रहे हैं। 1829 में बेंटिक ने सती प्रथा, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा लाया, बात की बात है। लेकिन उस 1806 में मद्रास में बेंटिक एक गवर्नर के पद पे थे। उस दौरान उन्होंने अपनी सेना में सैनिकों को तिलक लगाना, दाढ़ी रखना और टोपी और पगड़ी बांधना, इन तीनों से मना कर सैनिक अपने माथे पे जाति सूचक चिन्ह लगाते थे। इसको सेना में प्रतिबंधित कर दिया गया। तत्कालीन समय के अनुसार गलत रहा होगा, प्रतिबंधित कर दिया, जिसके कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। माना जाता है कि बेल्लौर किले में टीपू सुल्तान के लड़के कैदी थे, उन्होंने ही इस विद्रोह को भड़काया था, जिस कारण से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और उस विद्रोह के बाद अनेक सैनिकों को फांसी दे दिया गया और इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। अब अन्य कारण क्या था? 1854 में डाकघर अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार पहले सैनिक क्या करते थे? अपने घरों से दूर रहते थे, घरों पे चिट्ठी भेजते थे, तो निःशुल्क, सैनिकों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क था। अब 1854 के डाकघर अधिनियम के तहत सैनिकों को लेटर भेजने के लिए टिकट खरीदना पड़ता था, और टिकट के द्वारा चाहे सैनिक हो चाहे आम व्यक्ति हो, सबको बराबर कर दिया गया। उनको भी टिकट दे करके ही चिट्ठी भेज सकते थे। उस दौरान एक पैदल सैनिक का वेतन 7 रुपए हुआ करता था। मुश्किल खर्च वर्च करने के बाद 1-2 रुपये बचता था, उसमें उसके ऊपर से डाक टिकट का प्रतिबंध लगा दिए, जिससे सैनिकों को स्थिति और खराब होने लगी। अब इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचा। धार्मिक भावनाओं में कई कारण हैं, जैसे समुद्र पार जाने पे उनको जाति बाहर घोषित कर दिया जाता था। सेना में ब्राह्मणों से ही खाना बना हुआ है खाने को प्रिफर करते थे। और एक कारतूस की गोली जो आई, जिस चर्बी युक्त कारतूस वाली, इसके कारण भी इनकी भावनाएं बढ़ती। खराब सेवा शर्तें, कितना भी बहादुर सैनिक बन जाए, कभी भी अंग्रेज सैनिक के बराबर होने की मांग नहीं कर सकते थे। चाहे कितना भी अंग्रेज अफसर के इनके मातहत ही इनको कार्य करना पड़ता था। हर जगह इन्हें काले और गोरे का भेदभाव किया जाता था, और अंग्रेजों सैनिकों से इनको 2 दर्जे का सैनिक माना जाता था। इस कारण से सैनिकों में आक्रोश था, और ये आक्रोश 1857 में ज्वालामुखी का रूप धारण कर लिया। टी.आर. होम्स ने लिखा है कि सिपाही जानता था कि वह चाहे जितना भी कर्तव्यनिष्ठ दिखाए, चाहे जितना भी बहादुर सैनिक बन जाए,
उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 साल की कर्तव्यनिष्ठ सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत बनाने से नहीं रोका जा सकता, नहीं बचा सकता। कोई व्यक्ति 30 साल तक लगातार सेवा करे फिर भी वो उसकी पदोन्नति इतनी नहीं होती थी कि उसके मातहत अंग्रेज सैनिक आ सकते हैं। मतलब 30 साल सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है किसी सैनिक के लिए। उस दौरान भी वो अंग्रेज के ही मातहत रहता था। इन सब कारणों से सैनिकों के मन में आक्रोश था, जिसके कारण 1800 जब सैनिकों ने 1857 का विद्रोह कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या तात्कालिक कारण थे जिसके कारण दिसंबर 1856 में अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, ए ब्राउन बैस। ब्राउन बेस, इसकी मारक क्षमता थोड़ा सा कम थी, दूरी कम होती थी, इसमें भी गोली वोली भरा जाता था, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता था। कुछ टाइम लगने के कारण बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड था। जब तक इसमें टाइम लगता था, इसके कारण से जो है इसको हटा करके उन लोगों ने एक नई इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया। इसमें कारतूस भरा जाता था, इसमें बना बनाया कारतूस उसको उसके ऊपर एक खोल लगा रहता था, उसको दांत से खींच करके इसमें भर दिया जाता था। और अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा जिसमें एक वर्तमान समय का सिपाही भी आगे से ही राइफल में गोली भर रहा था, लेकिन अब राइफल में कार्टेज लगता है जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है, ऑटोमेटिक गोली ऊपर नीचे जाती रहती है। लेकिन अभी हम कुछ दिन पहले देखे कि एक सिपाही आगे से ही गोली भर रहा था। हो सकता है 1857 के राइफल से प्रभावित रहा हो। तो उस समय इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। ब्राउन बैस की जगह पे कौन सी राइफल प्रयोग किया? इनफील्ड राइफल। इसका प्रशिक्षण 3 जगह चल रहा था उस दौरान, दमदम में, अंबाला और सियालकोट। तीन जगह इसका प्रशिक्षण चल रहा था। सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाता। नई जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको चलाने के लिए पहले सैनिकों को प्रशिक्षण किया। आज भी ये परंपरा। तो 3 जगह इसका प्रशिक्षण का कार्य चल रहा था। एक प्रश्न आया था कि मंगल पांडे को कहाँ से पता चला, किस जगह से पता चला कि उसमें गाय और सुअर की चर्बी। दमदम से आए हुए सैनिक ने बताया था कि एक जो राइफल में गोली लग रही है उसमें सुअर और गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बाद में अफवाह था, लेकिन बाद में सिद्ध हुआ, एक प्रमाणित हुआ। B.A. स्मिथ ने जांच किया तो उसमें प्रमाणित पाया गया कि इसमें सचमुच गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इस कारण से सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 1800 मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ और 1857 का विद्रोह हो गया। अब हम इसके प्रसाद के बारे में हम देखते हैं। विद्रोह का प्रारंभ कैसे हुआ? देखिए, 23 जनवरी 1857 को दमदम में और 26 जनवरी 1857 को फरवरी 1857 को बहरामपुर के सैनिकों ने कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और विद्रोह कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद के मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और लेफ्टिनेंट मेजर बाग की हत्या कर दी। उसने लेफ्टिनेंट बाग को चाकू, जो अपने राइफल देखा था उसमें चाकू लगा था, उस चाकू से उन्होंने, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग को मार दिया और बाग की हत्या हो गई तथा मेजर ह्यूडसन को गोली मार दी। इसके बाद मंगल पांडे को कैद कर लिया गया और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट को भंग कर दिया। इसके बाद अब देखिए, 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को
मेरठ में तैनात 99 सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया गया। और फिर सैनिकों की कमेटी ने, सैनिक अधिकारियों ने 9 मई 1857 ईस्वी को इनमें से 85 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया और 10 वर्ष की सजा सुनाई। लेकिन सेना में अफवाह फैला कि इनको कल जो है गोली मार दिया जाएगा या इनको फांसी दे दीजिए, जिसके कारण 9 मई को इनके खिलाफ सजा सुनाई गई। 10 मई को माना गया कि इन्हें सजा दे दी जाएगी। इस कारण से 10 मई को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया और अपने अधिकारियों पर गोली चलाई। अब विद्रोही मेरठ पे विद्रोह कर दिए 10 मई को, और फिर मेरठ से वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए। दिल्ली की तरफ सवेरे सवेरे 11 मई की सुबह दिल्ली में पहुंचे, और इनके जब दिल्ली में पहुंचे तो अंग्रेजों की जो प्रतीक चिन्ह थे, जो भी चुंगी का दफ्तर मिला या जो भी मिला, उनमें आग लगाते हुए आगे बढ़े। इनके साथ साथ भारतीय भी उनके साथ साथ हो लिए और ये सीधे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर अधिकार कर दिया और बहादुर शाह जफर से अपना नेतृत्व संभालने के लिए इन लोगों ने आग्रह किया। लेकिन बहादुर शाह जफर की उम्र उस समय 80 वर्ष थी। वो शुरू में बहुत हिचकिचा रहे थे, बार बार अंग्रेजों से भी संपर्क कर रहे थे और कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने अंततः सैनिकों के आग्रह के कारण नेतृत्व स्वीकार कर लिया और फिर सेना का नेतृत्व किया। और सेना का काम का संभालने के लिए एक परिषद की गठन की गई जिनमें सेना और नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि थे। प्रारंभ में मुगल शहजादे ने उनका नेतृत्व किया, लेकिन बाद में बख्त खां, बरेली से बख्त खां आ गए, उन्हें ही मुख्य नेता बनाया गया। लेकिन कुछ दिनों तक शासन चला। शासन बहादुर शाह जफर के नाम पे स्थानीय लोगों के कुछ जो राजा थे उनको पत्र लिख करके उनको अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया गया। लेकिन अंग्रेजों ने तब तक सेना संगठित करके 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार कर लिया और दिल्ली का किला को ध्वस्त कर दिया, जिसमें भारतीय सैनिकों ने ही सहयोग दिया। 1700 अंग्रेज सैनिक थे, जबकि 3200 भारतीय सैनिकों के साथ उन्होंने मिलकर हडसन में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। परंतु इस संघर्ष में निकोलस मारा गया। हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 पुत्रों और 1 पुत्रों को गोली मार दिया। जिनमें देख लीजिए कि हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्जा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली मार दिया। और बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे, हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जीनत महल के साथ रंगून निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए भेज दिया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। अब 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मिर्जा गालिब उस समय दिल्ली में ही था। उसने एक स्टेटमेंट दिया, उसे भी देख लें। मशहूर साहब मिर्जा गालिब 1857 के विद्रोह में दिल्ली में ही थे। उन्होंने लिखा है कि यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बदा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है। 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्षदर्शी कौन था? मिर्जा गालिब। अब विद्रोह के प्रसार के बारे में हम चर्चा करते हैं। विद्रोह के प्रसार में हम देखते हैं, सर्वप्रथम लखनऊ में देखते हैं। दिल्ली के बाद 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने अपने अल्प वयस्क पुत्र बिरजीश कादिर को नवाब घोषित कर दिया और
विद्रोहियों का नेतृत्व किया, जिसमें अवध के किसान, जमींदार, सैनिक ने उनकी सहायता की। अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे गए। 21 मार्च को कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर दिया और लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चले गए। अब देखिए, 2 लोग नेपाल चले गए 1857 के विद्रोह के दौरान जब पराजित हुए। नंबर 1 हजरत महल और नाना साहब। ध्यान रहे, हजरत महल भी आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चले गए। इसी प्रकार नाना साहब भी कानपुर में विद्रोह अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल पलायित कर गए। हजरत महल का मूल नाम क्या था? मोहम्मदी खातून, देख लीजिए, और इन्हें महतपरी कहा जाता था। हमने बताया था हजरत महल कौन थी? अंतिम अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी। वाजिद अली शाह को के शासन को कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में उनको कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया तथा उनके राज्य को अधिग्रहित कर लिया गया था, जिस कारण से वहां की जनता, सारे लोग नाराज थे। अब जब विद्रोहियों ने विद्रोह लखनऊ आए तो हजरत महल ने उनका नेतृत्व किया और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया और विद्रोहियों का नेतृत्व किया। हजरत महल का मोहम्मद खातून नाम था और महतपरी इनको कहा जाता था। इसी प्रकार देखिए, 5 जून को क्या था? 5 जून 1857 ईस्वी को कानपुर में निर्वासित जीवन व्यतीत करने वाले नाना साहब और धोधो पंथ, अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को जो 8 लाख का पेंशन दिया जाता था, इन्हें देने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों का पक्ष ये था कि जो पेंशन दिया जाता है पेशवा पद को न देकर के बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत तौर पे दिया जाता है, इस कारण से पेंशन वंशानुगत नहीं है और ये नाना साहब को ये पेंशन नहीं दिया जाएगा। इस कारण से और नाना साहब को निर्वासित करके कानपुर में भेज दिया गया था, जिस कारण से नाना साहब दुखी थी। कई बार अपनी पेंशन की मांग रख चुके थे। अजीमुल्ला खां को, अपने सलाहकार अजीमुल्ला या मंत्री थे उनको उन्होंने इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन वृद्धि करने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर जब विद्रोहियों ने आया, विद्रोही विद्रोह कर रहे थे, आए तो उसके साथ ये सम्मिलित हो गए और फिर विद्रोह बड़े पैमाने। इनके सहयोगी थे तात्या टोपे, इनका नाम रामचंद्र पांडुरंग था, और एक सहयोगी थे अजीमुल्ला खां, अभी हमने बताया था कि इनको भेजा गया था पेंशन के लिए और पेंशन नहीं बढ़ा। अब देखिए, कानपुर छावनी के कमांडर जनरल सर व्हीलर नामक एक व्यक्ति थे, जिनको नाना साहब ने आश्वासन दिया कि उनको सकुशल इलाहाबाद भेज दिया जाएगा। लेकिन जब ही नाव पर चढ़ करके वो अपने परिवार के साथ जा रहे थे तो सती चौरा नामक जगह पे इनके और इनके परिवार का और इनके साथ जितने भी अंग्रेज थे उनको विद्रोहियों ने पकड़कर हत्या कर दिया। वहीं बीबीगढ़ किले में कुछ अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज सैनिक और अंग्रेज महिलाएं कैद थीं, उनको भी विद्रोहियों ने हत्या कर दिया। नाना साहब उन विद्रोहियों से, उन अंग्रेजों को बचाने का बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ती है तो नेतृत्व की बात अनसुना कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है नाना साहब की बात सब विद्रोहियों ने नहीं सुना और नाना साहब के कमांड से बाहर निकल गए सब सैनिक और उन्होंने अंग्रेजों की हत्या कर दी। लेकिन फिर भी नाना साहब ने 108 अंग्रेजों की जान बचाई थी। उन्हीं में से एक महिला ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें नाना साहब, इस संबंध में एक महिला हार्ड स्टेट थी, इसने नाना साहब को इन आरोपों से मुक्त कर दिया कि नाना साहब ने ही हत्या करवाया था, और इसने लिखा है कि इस व्यक्ति के बारे में चाहे जो कहें, इस हत्याकांड के लिए किसी भी प्रकार से नाना साहब दोषी नहीं है। नाना साहब ने उस विद्रोहियों में इस महिला और 108 दूसरे लोगों को विद्रोहियों के हाथों से बचाया हुआ था नाना साहब ने, जिस कारण से इस महिला ने, इस
इस हत्याकांड में महिला का परिवारजन मारे गए थे और महिला उस दौरान वहीं पे थी, इसने लिखा था कानपुर को। इसी प्रकार 6 दिसंबर को 1857 को कैंपबेल ने कानपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया और नाना साहेब भागकर नेपाल चले गए। उसके बाद उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। और तात्या टोपे झांसी की रानी से जा मिले। अब देखते हैं झांसी की रानी के बारे में। झांसी की रानी 1853 में इनके पति गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से उन्होंने एक बेटा गोद लिया था जिसका नाम था दामोदर राय। झांसी की रानी चाहती थी कि उसको गद्दी मिले, लेकिन डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत गोद लेने की प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इस कारण से झांसी का राज्य को एक रेजिडेंसी राज्य बना दिया, जिसमें एक अंग्रेजों ने अधिग्रहित कर लिया था। इस कारण से झांसी की रानी परेशान थी। वो बहुत प्रयास किया अंग्रेजों से अपने बेटे को राज्य दिलाने के लिए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और जब नहीं माने तो ये विद्रोही जब आए तो इन्होंने विद्रोहियों के साथ सम्मिलित हो गए और फिर कभी उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया और अंत तक लड़ती हुई पहली महिला थी। विद्रोहियों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो युद्ध करते हुए मारा गया। जो भी सैनिक थे, ये पहली महिला थी जो उन्होंने विद्रोहियों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में मारी गई, रणभूमि में वीरगति प्राप्त की। अब देखिए इन्होंने क्या किया। 5 जून 1857 को झांसी में गंगाधर राव की विधवा लक्ष्मीबाई, का नाम क्या था, मणिकर्णिका, अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी के गद्दे न दिए जाने से नाराज थी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। अब देखिए झांसी के किले पे जो है इन्होंने बहुत भरपूर प्रयास किया और एक हमेशा विश्वासघाती मिल जाते थे अंग्रेजों को। एक विश्वासघाती दुल्हा सिंह ने 8 दिन के संघर्ष के बाद किले की द्वार खोल दिया, जिसके कारण झांसी की रानी किसी तरह से अपने आप को और अपने पुत्र को बचा करके कालपी पहुंच गए। ह्यूमरोज ने कालपी तक पीछा किया। कालपी में भी पराजित हो गई रानी और उन्होंने ग्वालियर का रुख किया। ग्वालियर में सिंधिया जो था अंग्रेजों के मित्र थे और वहां की सेना जब झांसी की रानी गई तो सिंधिया से विद्रोह करके झांसी की रानी की तरफ हो गए और ग्वालियर का किला झांसी के रानी के अधिकार में आ गया और सिंधिया आगरा भाग गए। अब देखिए झांसी की रानी ग्वालियर के किले की रक्षा करते हुए मारी गई थी, न कि झांसी की। ये बात ध्यान दीजिएगा। दूल्हा सिंह ने विश्वासघात किया, 8वें दिन झांसी का किला खोल दिया। झांसी की रानी की 2 तोपची थे, गौस खां और खुदा बख्श। इन्होंने बहुत बहादुरी से 8 दिन तक मोर्चा संभाला था, लेकिन 8वें दिन दूल्हा सिंह ने विश्वासघात करके किले की दरवाजा खोल दिया, जिसके कारण झांसी की रानी को वहां से भागना पड़ा। उसके बाद कालपी पहुंची, कालपी के बाद ग्वालियर के सैनिकों ने इनका साथ दिया और उन्होंने किले पे अधिकार कर लिया और वहीं पे ग्वालियर की ही किले की सुरक्षा करते हुए झांसी की रानी 17 जून को युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अब ह्यूमरोज का एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार परीक्षाओं में आया है, जरा सा ध्यान देने से। जनरल ह्यूमरोज ने अपने दुर्जेय शत्रु के बारे में कहा, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये स्टेटमेंट कई बार कई परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए इसे ध्यान दें। अब तात्या टोपे का क्या हुआ। तात्या टोपे सारे लोग जब मर गए तो तात्या टोपे रामचंद्र पांडुराग गुरिल्ला युद्ध के तहत अंग्रेजों से लड़ते रहे, लेकिन सिंधिया के सामंत मान सिंह ने अपने 1859 में धोखे से इनको कैद कर लिया और अंग्रेजों को सौंप दिया और वहीं ग्वालियर के किले में इनको फांसी दे दी गई। अब हम बिहार के देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानापुर में हुआ था। यहाँ विद्रोह के दमन किए जाने
पर विद्रोहियों ने भागकर जगदीशपुर गए और यहाँ कुंवर सिंह को नेतृत्व सौंपा। कुंवर सिंह की भी एक उम्र जो हो गई थी, तकरीबन 80 साल की उम्र के थे कुंवर सिंह। लेकिन पहले ये विद्रोहियों में बहुत सारे विद्रोही हुए, लेकिन कुंवर सिंह अंग्रेजों को 5 बार से अधिक पराजित किए और कभी भी अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए और इनकी स्वाभाविक मृत्यु हुई। कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह का एक फोटो है, देख लीजिए। एक कुंवर सिंह अंग्रेजों को कई बार पराजित किए, लेकिन कभी भी ये पराजित नहीं हुए और इनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई। एक बार एक गंगा नदी को पार कर रहे थे, तब अंग्रेजों ने घेर लिया और इनके बाह में गोली मार दिया और उस दौरान इन्होंने गोली का जहर शरीर में न फैले, इस कारण उन्होंने अपने बाह को काट करके गंगा में अर्पित कर दिया। कई बार पराजित किया, परंतु एक युद्ध में बाह में गोली लगने से घायल हो गए और गोली का जहर शरीर में न फैले, इसलिए अपनी बाह को काटकर गंगा में अर्पित कर दिया। घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला। लेकिन नेतृत्व एक जन्मजात गुण होता है, ये सब में नहीं होता है। इस कारण से कुशल नेतृत्व न होने के कारण अमर सिंह जगदीशपुर छोड़कर भाग गया और अंततः दिसंबर 1858 को विलियम टेलर और बिसेंटायर ने बिहार का विद्रोह समाप्त किए थे। इनकी जमींदारी अंग्रेजों ने हड़प लिया था। इनाम कमीशन के तहत इनकी भी जमींदारी की जांच की गई थी और इनकी भी जमींदारी को जब्त कर लिया था। इस कारण से इन्होंने विद्रोहियों के आने पर विद्रोह में सम्मिलित हुए थे। इस कारण से हमने देखा कि कहाँ कहाँ विद्रोहियों ने विद्रोह का प्रसार हुआ, किन किन क्षेत्रों में, और भी कई क्षेत्रों में है, तो उसको हम लोग एक इम्पॉर्टेंट यही थे और भी है, तो इसको भी देख लीजिए। बहादुर शाह दुती, दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? बहादुर शाह दुती। और इसका दमन किसने किया? निकोलसन मारा गया था, उसके बाद हडसन ने किया था। बेगम हजरत महल, लखनऊ में मोहम्मद खातून नाम था इनका, कालीन कैंपबेल ने इस विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में नाना साहब, इसका भी विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। लक्ष्मीबाई, हमने बताया हिमरोज का स्टेटमेंट, यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इस स्टेटमेंट हिमरोज का है, कई बार आ चुका है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और कर्नल नील ने इन विद्रोह को समाप्त किया। बिहार में कुंवर सिंह नेतृत्व किए और विलियम टेलर उस विद्रोह का दमन किया। अब देखिए मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद। मौलवी अहमदुल्लाह के बारे में कई क्वेश्चन बने, इस वजह से इसको देखते हैं हम लोग। मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में थे। इन्होंने अंग्रेजों को काफिर घोषित कर दिया और उसके खिलाफ जिहाद का आह्वान किया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन पे 50,000 का इनाम रखा है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, अंग्रेजों के खिलाफ किसने जिहाद घोषित कर दिया? मौलवी अहमदुल्लाह। और किस विद्रोही के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया? तो मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद। इसको देख लीजिएगा। जनरल रेनाल्ड, बरेली में खान बहादुर खान और बख्त खान बरेली से ही बाद में दिल्ली गए और वहां पे नेतृत्व संभाला। मेरठ में कदम सिंह, गोरखपुर में देख लीजिएगा, गोरखपुर में गजाधर सिंह ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। मथुरा में देवी सिंह और असम में मनीराम दत्ता दीवान थे और उन्होंने कंपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व किया। फिर बाद में विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि विद्रोह का प्रसार किन किन क्षेत्रों में हुआ और विद्रोह का दमन कैसे कर दिया गया। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों पार्ट फर्स्ट में 1857 के विद्रोह का स्वरूप के बारे में अध्ययन किया। कारण में हमने राजनीतिक कारण के बारे में अध्ययन किया, आर्थिक कारण के बारे में अध्ययन किया, सामाजिक व धार्मिक कारण के बारे में अध्ययन किया। और पार्ट सेकंड में हमने कारण के अंतर्गत हमने सैनिक कारण का अध्ययन किया और तात्कालिक कारण का अध्ययन किया। इसके बाद हमने 1857 के विद्रोह के प्रसार किन किन क्षेत्रों में प्रसार हुआ, इनका अध्ययन किया हम लोगों ने। इसी के साथ पार्ट 2 हम समाप्त करते हैं और पार्ट 3 में हम 1857 के
विद्रोह के सफलता के कारण और उसके परिणाम का हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।